कमर्शियल लॉ का एक क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म का विघटन, इससे आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। फर्म के विघटन के विभिन्न तरीकों को समझाना है। यहाँ पर किस किस तरीके से किसी भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ कंसिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के विघटन के परिणाम क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और किन आधार पर न्यायालय एक फर्म को विघटन का आदेश दे सकती है। एक्सप्लेन द ग्राउंड्स ऑन विच द कोर्ट में ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय लीगल क्लासेस, एलएलबी क्लासेस। और अभी मैं एलएलबी के कमर्शियल लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रॉपर आंसर फॉर्मेट बताने वाली हूँ। आपको सिर्फ इस ऑडियो को ध्यान से सुनना है और इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर राइटिंग किस तरह से आपको करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। फर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो फर्म का विघटन का मतलब होता है जब सारे पार्टनर्स के बीच साझेदारी जो संबंध होती है ना, वो पूरी तरह से टूट जाती है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि दो लोगों के बीच की जो साझेदारी है, पार्टनरशिप है, वो टूट गई है। तो फर्म का विघटन किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण से अलग होता है। अगर किसी साझेदार ने दो में से एक ने छुट्टी ली है तो वो नहीं करता है फर्म का विघटन, बल्कि ये थोड़ा अलग तरीके से होता है। इसमें केवल एक साझेदार का फर्म से अलग होना फर्म का विघटन नहीं होगा, बल्कि ऐसा मामला साझेदार का अलग होना ही कहलाता है। मैंने आपको इससे पहले बताया है कि अगर 6 में से कोई एक पार्टनर अलग हो जाता है तो उससे फर्म जो है वो डिसोल्यूट नहीं होगा। फर्म का डिसोल्यूशन तब होगा जब सारे साझेदार जो है वो अलग हो जाएंगे। अब फर्म का विघटन यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का तरीका, तो धारा 40 के अनुसार फर्म के सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारों के बीच में हुई जो भी संविदा है, जो भी एग्रीमेंट हुआ, उसी के अनुसार किसी भी फर्म का विघटन हो सकता है। वो एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग डिसोल्यूशन होगा, यानी कि डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। उसमें जो शर्तें लिखी हैं संविदा में, उन्हीं शर्तों के अनुसार होगा। इसके लिए न्यायालय की अनुमति भी ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले ही एग्रीमेंट कर लिया है कि किस किस कंडीशन में फर्म को डिसोल्यूशन किया जा सकता है। दूसरा, अनिवार्य विघटन यानी कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तो भागीदारी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार कोई भी फर्म अनिवार्य रूप से कुछ मामलों में विघटित हो जाता है, चाहे साझेदार सहमत हो चाहे ना हो। पहला, साझेदारों के दिवालिया होने पर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत अगर कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसका अलगाव हो जाता है। दूसरा है, कारोबार अवैध हो जाए। अब जो बिजनेस चल रहा है, जो फर्म चल रहा है, वो ही इलीगल अगर हो जाए तो इसमें कोई पार्टनरशिप नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि वो कारोबार ही क्या है, अवैध है। तीसरा, आकस्मिक या समाश्रित विघटन द्वारा, धारा 42 में तो धारा 42 में ये कहा गया है कि परिस्थितियों में से एक के घटित होने पर फर्म विघटित हो जाएगी, पर यदि इसके उल्टा कोई संविदा भागीदारी के मध्य है और भागीदारी इनके घटित होने पर भी विघटित नहीं होगी, वो कौन कौन सी कंडीशन है। एक तो अवधि की समाप्ति पर, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अगर किसी ने साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है, और जिस समय तक की पार्टनरशिप की है वो समय समाप्त हो गया है, तो साझेदारी समाप्त हो जाएगी, जब तक कि ये ना दर्शाया जाए कि साझेदारों ने व्यक्त या अव्यक्त अनुबंध द्वारा तय किया है कि साझेदारी कारोबार को आगे जारी रखा जाए या ना रखा जाए। दूसरा, कार्य पूरा हो जाने पर, आप साझेदारी जिस लिए की गई है, पार्टनरशिप जिस कार्य के लिए की गई, वो जब कार्य पूरा हो जाता है तो पूरा होने पे फर्म का विघटन हो जाता है, पर यह सिद्ध ना किया जाए कि साझेदार इस बात पर व्यक्त रूप से सहमत हो गए कि साझेदारी कारोबार को जारी रखा जाए। तीसरा, किसी साझेदार की मृत्यु होने पे, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। यदि कोई ऐसी कंडीशन होती है कि साझेदार के मध्य में कोई एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो साझेदारी क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। अब जब साझेदारों में दो ही व्यक्ति हो तो ही ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब किसी फर्म में केवल 2 पार्टनर हो, उनमें से एक मर जाता है, तो पार्टनरशिप की समाप्ति हो जाएगी, भले ही साझेदारी अनुबंध केस के विपरीत हुआ हो तो भी। ये केस था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम सेठ गोविंद राम शुगर मिल्स केस। आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि साझेदार में 2 व्यक्ति होगा तो ही ये कंडीशन अप्लाई होगी। इसके बाद चौथा है, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर। तो किसी साझेदार के दिवालिया, इसके बाद है नोटिस द्वारा विघटन यानी डिसोल्यूशन बाय नोटिस। तो साझेदारी कितने समय तक चलेगी, इस बात को ध्यान में रख के साझेदारी के 2 भाग विभाजित किया गया है। एक होता है निश्चित अवधि के जब पार्टनरशिप होता है, और दूसरा होता है जबकि उनकी इच्छा पर आधारित हो जाता है। तो जो निश्चित अवधि निश्चित नहीं की गई है,
तो फिर क्या देना होगा, नोटिस देना। नोटिस द्वारा ही साझेदारी खत्म होगी, लेकिन वो नोटिस लिखित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उसमें क्यों ये विघटन किया जा रहा है ये जरूर लिखा हुआ होना चाहिए, और उसमें साझेदारों की सहमति होनी चाहिए। इसके बाद है न्यायालय के आदेश द्वारा डिसोल्यूशन। तो किसी साझेदार द्वारा वाद दायर करने पर न्यायालय किस आधार पर उसको विघटित कर सकता है। एक, कि कोई साझेदार पागल हो गया हो, कोई साझेदार अपने कर्तव्य का पालन करने में स्थायी रूप से असमर्थ हो, और कोई साझेदार ऐसा आचरण कर रहा हो जिससे कारोबार चलाने के पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो, कोई साझेदार जानबूझकर बार बार जो भी एक्ट्स एग्रीमेंट किया गया उसके अनुबंध को तोड़ रहा हो, कोई साझेदार ने पूरे हितों को किसी बाहरी व्यक्ति को, अपना सारा हित कंपनी का किसी और को दे रहा है, कोई साझेदार फर्म का कारोबार बिना नुकसान के लिए नहीं चला। न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन कैसे किया जा सकता है, इसके लिए आपको लिखना होगा धारा 44, क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 44 में ही उन आधारों का वर्णन किया गया कि न्यायालय फर्म का विघटन का आदेश दे सकती है, लेकिन उसके कुछ आधार डिसाइड किए गए हैं। पहला, साझेदार का पागल हो जाना। कोई साझेदार, अगर कोई पार्टनर पागल हो जाता है तो फर्म जो है वो स्वतः विघटित नहीं होती, बल्कि केवल इसका एक आधार है जिस पर न्यायालय फर्म को विघटित कर सकता है। अब कोई भी साझेदार, जिसे पागल साझेदार भी शामिल है, विघटन के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। यदि वाद पागल साझेदार द्वारा दायर किया जाएगा तो जरूरी है कि वो अपने किसी नेक्स्ट फ्रेंड के जरिए मुकदमा दायर करे, क्योंकि वो तो पागल है, वो तो दायर कर नहीं सकता है। और जब कभी कोई साझेदार पागल हो जाए तो शेष साझेदार चाहे तो फर्म का विघटन कर का इसका आधार बना सकते हैं कि वो पागल हो गया इसलिए हम फर्म का विघटन करना चाह रहे हैं, और न्यायालय से प्रार्थना नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका साझेदार शायद ठीक हो जाए। दूसरा, स्थायी अयोग्यता के कारण। जब कभी कोई साझेदार अपना काम करने में स्थायी तौर से अयोग्य हो जाता है तो शेष साझेदार, शेष पार्टनर क्या करते हैं, फर्म के विघटन के लिए वाद दायर कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि मेरा एक पार्टनर जो है वो योग्य नहीं है काम करने के। इसमें केस है विटवेल बनाम आर्थर केस। एक साझेदार को लकवा मार जाता है जिसके कारण अब वो काम करने के योग्य नहीं रहता है, तो दूसरा साझेदार फर्म का विघटन का वाद चलाता है, पर न्यायालय ने यह कहा, डिक्री नहीं की, क्योंकि डॉक्टरी साक्ष्य से प्रकट हुआ कि प्रतिवादी की दशा तेजी से अच्छी हो रही है और धीरे धीरे जो भी उसकी अयोग्यता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसकी अयोग्यता क्या है, अस्थायी है। तीसरा, कारोबार को चोट पहुंचाने वाला दुराचरण। जब फर्म का कोई साझेदार ऐसा कोई दुराचरण करे जिससे फर्म को क्षति होने की संभावना हो तो साझेदार, फर्म के लोग, बाकी लोग न्यायालय से जाके प्रार्थना कर सकते हैं। इसमें केस कर सकते हैं स्नो बनाम गिलफर्ड का मुकदमा। इंग्लैंड के एक शहर में कुछ लोग साझेदारी में बैंकर्स का कारोबार चला रहे थे और इस फर्म का एक साझेदार था गिलफर्ड। वो बहुत बड़ा आशिक मिजाज था और विवाहित होने के बावजूद उसने उस नगर की अनेक औरतों के साथ जारम किया। परिणामतः उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया और अन्य साझेदारों ने फर्म के विघटन का वाद दायर करके इस आधार पर किया कि उसका दुराचरण फर्म के नाम को नुकसान पहुंचा रहा है, फर्म की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है, उसका आचरण जो है कारोबार को प्रभावित कर रहा है। चौथा है साझेदारी अनुबंध का उल्लंघन। जब एग्रीमेंट होता है उसमें से कोई उल्लंघन कर देता है तो इसमें केस है वली वेंकट स्वामी बनाम गन्ना बाथुला के। तो इसमें क्या था, प्रबंधक साझेदार ने साझेदारी अनुबंध में वर्णित रकम से बहुत अधिक रकम अपने पास रख छोड़ी और साझेदारी दस्तावेज के लिए साझेदार को कोई बैठक भी नहीं होने दी। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि निचले द्वारा दिया गया कि फर्म के विघटन का आदेश सर्वथा उचित है। पांचवा है साझेदारी भाग का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो साझेदारी फर्म में साझेदारों के भाग या अंश का अंतरणीय नहीं होते हैं। फर्म की पूंजी में अपना अपना हिस्सा होता है उनका, और अपना सारा हित किसी बाहरी व्यक्ति को अगर कोई दे देता है और इससे ये क्या हो जाएगा, तो फर्म क्या हो जाएगा, विघटन के लिए न्यायालय में जा सकते हैं लोग। छठा है कारोबार में अगर हानि हो रही है। कोई फर्म की स्थापना की जाती है लाभ के लिए, लेकिन उस फर्म को हानि हो रही है, अब लाभ की कोई गुंजाइश नहीं रही, तो न्यायालय के पास जाके प्रार्थना कर सकते हैं कि इस फर्म का विघटन कर दिया जाए। इसमें केस है रहमतुन्निस सिन्हा बेगम बनाम प्राइस का केस है। सातवां है उचित या न्यायपूर्ण आधार पर, जस्ट एंड इक्विटेबल बेसिक्स के आधार पर। इसमें न्यायालय फर्म का विघटन आदेश किसी अन्य आधार पर दे सकती है, किंतु वो आधार ऐसे हो जिसमें न्यायालय इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये उचित है, न्यायपूर्ण है, तभी फर्म का विघटन करेगी। तो इससे क्या हो गया, ये 7 पॉइंट है जिसके आधार पर न्यायालय किसी भी फर्म का विघटन कर सकती है। अब जो नेक्स्ट इसमें आता है कि विघटन तो हो गया फर्म का, अब उसका परिणाम क्या होगा, यानी कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या हैं, ये इसके पॉइंट्स क्या होंगे। तो इसमें क्या है, यदि भागीदारी के विघटन की पब्लिक नोटिस ना दी जाए तो भागीदारी और प्रत्येक भागीदार के कार्य के लिए
क्या होगा, सब उत्तरदायी होंगे कि आपने पब्लिक नोटिस नहीं दी और अचानक से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो फर्म है वो विघटित हो गया, डिसोल्यूशन उसका हो गया। इसीलिए इसके क्या क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं। एक तो भागीदारी के समापन हेतु किए गए कार्य का प्रभाव। फर्म के समापन से आवश्यक कार्य जो होते हैं वो कई तरह से इफेक्ट हो जाते हैं और धारा 47 के अनुसार 2 अधिकार के अतिरिक्त फर्म से संबंधित भागीदारों के सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इसमें केस है दी बोर्न बनाम बोर्न केस। भागीदारी की बाद में भागीदारी एक भागीदार की मृत्यु के आधार पर विघटित हुई और एक भागीदार ने बैंक से ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने के लिए कंपनी की संपत्ति के दस्तावेज जमा कर दिए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि भागीदार का ओवरड्राफ्ट लेने हेतु किया गया कार्य मृत भागीदार के। दूसरा है व्यक्तिगत लाभों का वितरण। अब जब डिसोल्यूशन हो रहा है तो जो भी व्यक्तिगत लाभ है वो धारा 50 के अनुसार किसी भागीदारी की मृत्यु होने पर या किसी भी कारण से भागीदारी का विघटन हो जाता है तो जो मृतक भागीदार है, जो उत्तराधिकारी उसका है, उसके नाम पर व्यापार चलता रहेगा या फिर उसका जो भी गुडविल है, जो भी लाभ है उसका वितरण कर दिया जाएगा। तीसरा है विघटन के बाद भागीदारी की संपत्ति का उपयोग क्या होगा, यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप आफ्टर डिसोल्यूशन। तो धारा 46 के अनुसार फर्म के विघटन के बाद प्रत्येक भागीदार का सबसे पहला अधिकार तो ये होता है कि फर्म की संपत्ति का जो भी प्रयोग हो रहा है सबसे पहले फर्म का जो भी ऋण है उसको चुका दिया जाए। उसके बाद जो पैसा बच जाता है वो अपने अपने अनुपात में जो उनकी भागीदारी है उस अकॉर्डिंग बांट लें और उसके बाद भी उनके दायित्व पूरे हो जाते हैं और उसके अतिरिक्त भी कुछ बच जाता है तो उसका प्रयोग वो फर्म के दायित्व को पूरा करने के लिए करें। अब यहाँ पे लेखे के परिनिर्धारण का ढंग, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट क्या होगा, तो इसमें धारा 48 के अनुसार इसमें दिया गया है लेखा जोखा तैयार करने के लिए। एक तो भागीदारी की हानि जो भी हुई है, उसके अर्जित लाभ, ये सारा चीज़ उसमें लिखा होगा। दूसरा, भागीदारी के विघटन के बाद भागीदारी की संपत्ति का उपयोग किस किस ढंग से किया जाएगा, ये लिखा होगा कि संपत्ति का प्रथम उपयोग क्या होगा, ऋण चुकाने में। उसके बाद क्या होगा, ऐसे धन को वापस किया जाएगा जो भागीदारी के पूंजी के अतिरिक्त अन्य हो, तो इस तरह से, और किस अनुपात में बटेगा ये सब लिखा होता है। तीसरा, प्रीमियम वापस किया जाना, रिफंड ऑफ प्रीमियम्स। जब फर्म या भागीदारी बाजार में अपना एक स्थान या प्रतिष्ठा बना चुकी होती है तो कोई नया भागीदार भागीदारी में प्रवेश करना चाहता है तो उसके लिए उसने एक धन प्रीमियम के रूप में मांगा जाता है। तो ये क्या होता है, ये भागीदारी निर्धारित करती है किसी विघटन हो जाता है तो प्रीमियम का भुगतान किया गया और प्रीमियम वापस भी मांग सकता है। इसके बाद है भागीदारी के सदस्य अन्य व्यापार का ना किया जाना, व्यापार अवरोधी करार इसको बोलते हैं। धारा 27 में इसमें अपवाद भी है। इसमें केस है देव शर्मा बनाम लक्ष्मी नारायण केस और इसमें कहा गया है कि एक भागीदारी के 2 भागीदारों ने करार किया कि पार्टनरशिप के विघटन के बाद वे भागीदारी का कार्य नहीं करेंगे और भागीदारी एक मिल के अभिकरण का कार्य कर रही थी। भागीदारी के विघटन के बाद एक भागीदार ने अभिकरण का नवीकरण कराया और दूसरे ने उसे वाद किया क्यों नवीकरण करा दिया।